बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अहमद असगर। इस वीडियो में हम इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरव्यू में बात आ जाती है वो आती है फैमिली एंड रिलेशंस, कि आपके जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, आपके दादा क्या करते थे या हैं, और इसके अलावा आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या काम करते हैं, और उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी खामियां हैं, वो पूछने की कोशिश की जाती है। उसका इनडायरेक्टली यही मकसद होता है कि जेनेटिकली जो चीज़ें उनमें मौजूद है, जेनेटिकली वो कुछ जो हिस्सा है वो आप में भी मौजूद होंगी काफ़ी हद तक। तो कुछ स्टूडेंट से ये सवाल पूछा जाता है या ऐसे में भी आ जाता है कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है। तो मोस्टली जो लिखते हैं कि मेरे पापा हैं। तो फिर वो सवाल करते हैं कि आप अपने बाबा की कोई ऐसी चीज़ बताएं, ऐसी खामी बताएं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इनडायरेक्टली जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे उसकी खामी, मतलब कि वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपकी जो खामी है वो पूछना चाह रहा होता है। उसके अलावा फिर आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें ये होता है कि पहले जो डिग्री है, जैसे मैट्रिक है, अगर मैट्रिक में ज़्यादा नंबर हैं और जो लास्ट डिग्री है उसमें कम नंबर हैं तो फिर उसकी क्या वजूहत हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। तो उसमें कम थे और अभी ज़्यादा है, इट मीन्स डेट वो पॉजिटिविटी को शो कर रहा है कि आपने स्ट्रगल की है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए हैं। और दूसरा ये कि एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का ही हो या कोई और डिपार्टमेंट जैसे हमारा है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी जो है वो कॉलेज लॉ होता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है बुक्स वगैरह, और आपको एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है। और फिर दूसरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे जैसे आपकी प्रमोशन बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर की जाती हैं कि इसका तालीम की तरफ क्या रुझानात हैं, क्या उसमें उसकी दिलचस्पी है या नहीं है, तो उसको भी चेक किया जाता है। उसके बाद एक्सपीरियंस इसके साथ ही, तो एक्सपीरियंस अगर आप कहीं पे ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या तजुर्बा है, या अभी आप फ्री हैं तो उसके बारे में भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे कैसे आपका रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटरव्यू में चेक की जाती है वो मोटिवेशन, कि आप इस जॉब को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, वो आपका मकसद जानना चाहता होता है कि आपका देखें कि नज़रिया क्या है इस जॉब को लेकर। तो इनडायरेक्टली तो हमें पता होता है कि यार हमें जॉब जो है वो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, वो तो सबको पता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका हकीकत में शौक़ होता है, किसी के वालिदैन की जो एक ख्वाहिश होती है। तो जो भी आपको जवाब, इसमें सही या गलत जवाब नहीं है, बस जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर, ये पूछा जाता है कि देखा जाए कि आप मौजूदा हालात से कितने वाकिफ़ हैं, या नेशनली आपके इर्द गिर्द और आपके जो इंटरनेशनली सिचुएशन है उस पे आप का इल्म है या बिल्कुल बेखबर हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो सब में मौजूद हों, जो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इंसान है, कुछ में क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ में नहीं होती। जैसे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के बारे में बिल्कुल मैं भी बिल्कुल मतलब इतना नहीं होता, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरी यही रूटीन होती थी, कॉलेज फिर शाम को एकेडमी फिर रात को घर, किसी भी सोशल एक्टिविटी में नहीं एनरोल, या कोई भी अगर गांव में भी कोई ऐसी बात होती थी तो वो भी 2-3 दिनों के बाद जाके मुझे पता चलता था कि यार गांव में ये भी हुआ। और आईएसएसबी में जब मेरा इनिशियल इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन तो हो गई थी, लेकिन जब बाद में मैंने उससे मिला, मेजर आया, उसने मुझे हैंड शेक किया और कंग्रेचुलेशन भी दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार आपका जो अवेयरनेस है, करंट अवेयरनेस, वो बिल्कुल नील बटा नील है, आप सिर्फ एकेडमिक में ही फोकस्ड रहें, तो आप उन चीज़ों में थोड़ा सा एक्टिव हों।
اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایموشنل میچورٹی. جیسا کہ آپ سب جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہے وہ 18 سے 25 سال یا مطلب ینگ جنریشن ہے، تو اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ ایموشنلی کتنا اسٹیبل ہیں. آپ کو اسٹریس والی سچویشن میں ڈالا جائے تو آپ وہاں پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. مثلاً بہت سارے جب آپ کی جاب لگ جاتی ہے تو عید کے تہوار پہ یا فار ایگزامپل آپ کے والدین جو ہیں وہ ان کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو چھٹی نہیں مل رہی، تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے. یا آپ کی جو بہن ہے اس کی شادی ہے لیکن آپ کو چھٹی نہیں مل رہی، تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے. تو اگر ایسی اسٹریس سچویشن میں آپ کیا کریں گے، کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، تو وہ چیز بھی چیک کی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی تو ان دنوں میں میرا دوست ہے اس کی شادی ہو رہی تھی، تو انہوں نے شادی ہال وغیرہ سب کچھ بک کروا لیا، لیکن جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو چھٹیاں بند ہو گئی، تو اس کو چھٹی نہیں مل رہی تھی. تو چھٹی نہیں مل رہی تھی اور میرے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ یار ساری ابھی وہ تیاری وغیرہ کر لی ہے، کارڈ وغیرہ بنوا لیے ہیں، شادی ہال جو ہے وہ بک کروا دیا ہے، لیکن چھٹیاں بند ہیں، اب میں کیا کروں. تو مجھے تو بہت ہنسی آئی. میں نے کہا یار آپ ایسے کرو کہ سینئر آفیسر کے پاس پیش ہو جاؤ اور اس کو اپنی سچویشن بتاؤ. اس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کریج. آپ کا حوصلہ افزائی کتنی ہے وہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں. جب ہماری سلیکشن ہوئی تھی تو اے ٹی ایس کمانڈو سینٹر سملی میں ہماری ٹریننگ کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ اتنا ٹف سچویشن تھی. میرا دوست آیا ہے پہلے دن ہی مجھے کہتا ہے یار میں اپلیکیشن لکھ رہا ہوں کہ مجھے جاب نہیں کرنی، میں ریزائن دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو پاگل ہے، اتنی مشکل سے سلیکشن ہوئی ہے اور ابھی کہہ رہے ہو کہ بس میں ریزائن دینے جا رہا ہوں. پھر میں نے اسے کہا کہ 1-2 دن ویٹ کر لیتے ہیں. میں خود بھی اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا، سارے ڈرے ہوئے تھے، لیکن ان کو ڈرا ہوا دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ کچھ دن جیسے گزرے تو سچویشن نارمل ہو گئی. اپنے ایس پی شہربانو نقوی کا بھی انٹرویو سنا ہوگا، اس سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ اے ٹی ایس کمانڈو سینٹر سملی میں ہوئی تھی. تو جو کمانڈو اور آفیسرس بنتے ہیں تو اس کی بھی ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے اور وہ بہت مشکل ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ اس سچویشن میں آپ میں کتنا حوصلہ ہے. اس کے بعد جو 7 پوائنٹ ہے وہ ہے انٹیلیجنس اینڈ پلاننگ ایبلٹی. یہ بھی چیک کی جاتی ہے. لیٹ سپوز آپ کوئی ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ 100 لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو صرف 20 لوگ دیے جاتے ہیں اور آپ اس کی لیڈنگ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ اس سچویشن میں کیسے پلان کرتے ہیں، کیسے ان لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کی شو کرتا ہے کہ آپ میں کتنی ایبلٹی ہے. اس کے بعد جو 8 نمبر کوالٹی دیکھی جاتی ہے وہ ہے سوشل ریلیشنز، کہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گلی محلے والوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہیں. اس سرکل میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو کسی اللیگل ایکٹیویٹیز میں انرول ہو، یا اگر آپ کا کوئی پسندیدہ دوست کون ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اپنے دوست کی خوبیاں و خامیاں بھی پوچھتے ہیں، تو اس سے انڈائریکٹلی وہ آپ کو جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے. 9 نمبر پوائنٹ جو ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی، کہ اگر آپ کو کوئی ٹاسک وغیرہ دیا جاتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے کتنے رسپانسبل ہے اس کو سالو کرنے کے. جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیجن اینڈ انٹیگریٹی، کہ آپ ریلیجن کو کتنا فالو کرتے ہیں، کیونکہ اسلام ہی ہمارے زندگی کا گزارنے کا صحیح طریقہ ہے، تو اس پہ آپ کتنا فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی چیزیں چیک کی جاتی ہیں. آپ یہ سوچیں گے تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں پریکٹیکل ہیں، لیکن وہاں پہ کیسے پوچھے گا، تو وہ آپ سے کچھ اس طرح سے سوالات کرے گا کہ انڈائریکٹلی وہ ساری چیزیں مطلب کہ آپ سے خود ہی آپ وہ بولیں گے، تو ان سے پتہ چل جائے گا کہ آپ ان سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور آپ ان کوالٹیز میں کتنا اترتے ہیں. اس کے بعد 10 نمبر پوائنٹ جو ہے وہ ڈٹرمینیشن، کہ پختہ ارادہ، کہ اگر آپ کو کوئی ٹاسک وغیرہ دیا جاتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے یا کوئی اپنے مقاصد بنا لیتے ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کتنا پختہ ارادہ رکھتے ہیں. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جو پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انگلش میں کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو سچی دل سے چاہو اور اس کے لیے محنت کرو تو
तो कायनात की हर एक चीज़, हर एक ताकत जो है आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अल्लामा इकबाल का फिर दूसरा शेर है, यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। ये ऐसे भी होता है कि हम कोई भी स्ट्रगल वगैरह नहीं करते और फिर दुआओं पे चल रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर दुआओं से काम चलता ना, फिर रसूल खुदा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जंगें ना लड़नी पड़ती। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि स्ट्रगल लाजमी है। आप इतनी स्ट्रगल करो, अपनी तरफ से 100% दे दो, और जब आप बिल्कुल इंतहा तक पहुंच जाओ और उसके आगे आपका कोई बस ना चले, आप बेबस हो जाओ, फिर आपके दिल में सच्ची तड़प हो और अल्लाह पाक से दुआ करें कि या अल्लाह, जो जितने भी मेरे बस में था मैंने कोशिश की है, अब आगे मैं बेबस हूँ, अब मुझे आप इस चीज़ में कामयाब कर दें। फिर देखेंगे कैसे दुआएं कबूल होती हैं और आपके लिए मदद, रास्ते और ऐसे ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देंगे। आमीन। 12 नंबर जो पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन, कि आप अपने ख़यालात किस तरीके से बयान कर सकते हैं, कि अंदर कितनी नॉलेज है, आप के पास उस चीज़ का कितना तजर्बा है, और आप किस तरीके से अपने ख़यालात जो हैं वो पेश कर सकते हैं। जैसे आपने रिटन टेस्ट में ऐसे वगैरह या कोई ऐसी बात लिखी और वही आपसे पूछेगा कि आपने उसमें क्या लिखा था या उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लिखी थी, तो आप उसको किस तरीके से वही नॉलेज आप बयान करेंगे। पॉइंट जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपका खुद पर कितना एतमाद है। दुनिया की सबसे जो बेहतरीन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उस पर कहते हैं ना कि यू आर वाट यू थिंक यू आर, कि आप वही कुछ हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। और हम सारा दिन ऐसे सोचते रहते हैं कि आप में ये भी कमी है, आप ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, आप में तो ये भी क्वालिटीज़ नहीं है। तो उससे बंदा जब बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता है, फिर वो हमारा अकीदा बन जाती है। तो इन चीज़ों से भी अवॉइड करें और ख़ुद में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करें। और मैं जैसे गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि अगर हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो गांव में होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो अपनी जो बातें हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन बनिस्बत जो शहर में लोग रहते हैं उनको कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो हाथ ऊपर करके हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं बता सकता हूँ। तो वो क्या चीज़ होती है, वो कॉन्फिडेंस होता है, आगे लेकर जाता है। तो सारे इंटरव्यू में जो है वो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि आप किस तरीके से ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यू में। उसके बाद जो 15 नंबर पॉइंट है वो है स्पोर्ट्स एंड गेम के बारे में, कि आप अपने जो फ्री टाइम में क्या क्या चीज़ें करते हैं और आप अपना ख्याल कितना अच्छे तरीके से रखते हैं, आप कितना फिज़िकली फिट हैं, अपना सेहत का किस तरह ख्याल रखते हैं। तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। ये कुछ अहम बातें थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बनाऊं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।